हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एनाइस क्लास की 7 चैप्टर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है आपका राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को हम अब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। पहला टॉपिक क्या हमारा, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत का अर्थ बताइए क्या होता है। ठीक है, देखो राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत का अर्थ देखिए। राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत में सिद्धांत वह निर्देश हैं जो संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सरकार को यह बताना है कि देश का शासन किस दिशा में चलाया जाना चाहिए। ठीक है ना, इनका काम क्या होता है भाई। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। एक ये निर्देश होता है जो कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य को दिया जाता है, मतलब कि एक तरीके का आदेश होता है जो कि केंद्र और राज्य को संविधान द्वारा दिया जाता है। संविधान को उसका पालन करना रहता है, मतलब राज्य को उसका पालन करना रहता है। इनका उद्देश्य सरकार को यह बताना है कि देश का शासन किस दिशा में चलाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, अर्थात यदि सरकार इन्हें लागू ना करे तो न्यायालय में इनके लिए याचिका नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, मतलब क्या करें, न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि मतलब ये ऐसा ऐसा कानून है कि आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं हो सकता। ठीक है, नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य के खिलाफ। फिर भी ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मतलब कि नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया है आपका, बताओगे मुझे, कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया, याद रखना। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी। संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी दोस्तों, बताओ आप भी बताओ। ब्रिटेन से लिया गया था। फिर उससे पहले मैंने बताया था मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था। और संघात्मक अर्ध अध्यासात्मक या संघात्मक वाली सरकार का कहां से लिया गया था, कहां से लिया गया था, कनाडा से। अब आगे देखियो क्या है, इन्हें संविधान में क्यों जोड़ा गया, संविधान में क्यों जोड़ा गया नीति सिद्धांत को और मौलिक कर्तव्य को। देखो, आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए। किस लिए जोड़ा गया, आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए। कुछ लोगों के हाथों में धन के संकेंद्र को रोकने के लिए। ठीक है ना, मतलब जो धन, जो ज्यादा अमाउंट में जो धन है वो कुछ एक हाथ में ना होकर सबके पास जाना चाहिए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, इसलिए कोई भी सरकार इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत भावी सरकारों को नीति निर्धारण और निर्णय लेते समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जब भी कोई सरकार नीति बनाती है तो उसके लिए ये जो होती है नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य होती है, वो एक दिशा दिखाती है। ठीक है, एक राह बताती है और सहयोग होती है। ठीक है, सहयोग करती है। आगे नीति नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण। देखिए भाई, तो हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांटते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांत को, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। क्या है, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। दूसरा क्या है, गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। और चौथा है आपका विविध सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या होता है, अहिंसक आंदोलन करना। ठीक है ना, हिंसा नहीं फैलाना, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, ये सब चीजें होगी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत तो आर्थिक जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, सामाजिक जो समाज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित और विविध सिद्धांत। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो पहले समझते हैं आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। ठीक है ना, चारों सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत क्या होते हैं। देखो इनके, देखिए राज्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रयास करता है। राज्य क्या करता है, लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। जैसे देखो, स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका के साधन दिलाने का। ठीक है, मतलब जीवन जीने, आजीविका जीवन जीने का। संपत्ति का कुछ हिस्सा कुछ हाथों में संकेंद्र को रोकना। समान कार्य के लिए समान वेतन देना, महिला को भी पुरुष को भी। ठीक है ना, सुरक्षित और स्वच्छ कार्य वातावरण होता है। बच्चों के को शोषण और नैतिक क्या लिखा है, अधोगति से बचाना। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे में सहायता करना। मानवीय कार्य परिस्थितियां और प्रस्तुति सुविधा देना। सार्वजनिक उपकरणों में मजदूरों की भागीदारी। अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हित के बात में करते हैं। अवकाश और सांस्कृतिक मनोरंजन। ठीक है, फिर है जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या लिखा है, बाल्यावस्था सुविधा। इनका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक समानता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इनका लक्ष्य क्या है,
आर्थिक सामाजिक को और उन्नत पहुंचाना, मतलब इन लोगों की मतलब लोगों का कल्याण करना आर्थिक और सामाजिक रूप से। तो ये हमने कुछ 10 पॉइंट पढ़े हैं जिससे क्या होता है, राज्य की नीति सिद्धांत लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला आया गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या होता है, देखो भाई, यह सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। पहला, ग्राम पंचायतों का गठन करना, क्या करना है ना, ग्राम पंचायतों का गठन करना। ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, शराब नशीले पदार्थ पर रोक लगाना, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार और वध पर रोकना, जैसे गाय हो गई जो भी दूध देने वाली होती है ना पशु, उनको, इनका उद्देश्य ग्रामीण भारत का विकास करना है। तो ये कुछ गांधीवादी सिद्धांत थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित सिद्धांत, क्या कौन सिद्धांत होते हैं, देखिए, भारत निम्नलिखित प्रयास करेगा, क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों को सम्मान करेगा, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा। इससे भारत की विविध स्तरीय भूमिका मजबूत होती है। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, भारत निम्नलिखित प्रयास करेगा, किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतरराष्ट्रीय क्या, बाहर के देशों से अपने संबंध को अच्छा करेगा। ठीक है, तो यह होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण संबंध होगा, राष्ट्रों के बीच दूसरे राष्ट्र से, जैसे हम है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, सारे फलाना ठिकाना बहुत सारे नाम है, जो सबसे ये क्या करेगा, न्यायपूर्ण तरीके से अपने संबंध रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियां, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी होते हैं, जितने भी जो भी कानून होते हैं उन सब का पालन करेगा, संधियों का सम्मान करेगा, विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करेगा। संधि जैसे कि बांग्लादेश से हमारे संधि है, पूर्व चलो की नीति वाला है, पाकिस्तान से सिंधु नदी का पानी को लेकर संधि है, और श्रीलंका से भी संधि है, नेपाल से भी संधि है, ऐसे बहुत सारे देशों से संधि है। उन संधियों को क्या करेगा, ये अपने कायम रखेगा सब चीज़ बातें। ठीक है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा। इससे भारत की विश्व स्तरीय भूमिका मजबूत होती है। ठीक है ना, अब आगे विविध नीति निर्देश सिद्धांत। जैसे विविध में क्या आ जाएगा आपका, देखिए, राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए, मतलब हर एक व्यक्ति राज्य के लिए समान है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ठीक है ना, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। ऐतिहासिक स्मारक कैसे हो गए, लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, राष्ट्रीय भवन जो भी है, इंडिया गेट, जो भी जितने भी चीजें हैं ना, राष्ट्रीय स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है, उन सबका संरक्षण किया जाए, ये भी नीति सिद्धांत में आता है। पर्यावरण और वन्य जीव को रक्षा की जाए, ये भी नीति सिद्धांत में आता है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ये सब किसमें है, ये हमारे कुछ विविध हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ऐतिहासिक स्मारकों का सम्मान होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा इत्यादि। ठीक है, अब चले आगे। अब देखो, शिक्षा, बाल मजदूरी और महिलाओं की स्थिति। देखिए, शिक्षा की सार्वभौमिकता। देखिए, अशिक्षा सामाजिक आर्थिक न्याय से सबसे बड़ी बाधा है ना, है ना, अशिक्षा, अगर लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो समाज के अंदर विकास नहीं होगा लोगों का। ठीक है ना, तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो यही कह रहा है सबसे बड़ी बाधा है। संविधान ने निर्देश दिया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, मतलब उन्हें देनी चाहिए जरूर ही जरूर। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के समय केवल 14% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी जो 86% लोग थे वो क्या थे, अनपढ़ थे। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बनाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया, रात्रि पाठशाला और व्यस्त शिक्षा केंद्र बनाए गए, मुक्त विद्यालय बनाया गया, मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21(1) में बना दिया गया। ठीक है ना, अब ये क्या है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के अंदर आ गया हमारा। ठीक है ना, 21(a) में करके। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। बाल मजदूरी। देखिए, बाल मजदूरी क्या है, बाल मजदूरी क्या होती है, जो बच्चों से काम कराया जाता है उसे बाल मजदूरी कहते हैं। देखिए, 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार पर लगाना प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इनसे काम कराया जाता है क्योंकि गरीब ही होते हैं। अभिभावकों की सोच, सामाजिक जागरूकता की कमी, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत 2020 तभी साकार होगा जब बच्चे शोषण मुक्त होंगे। ठीक है ना, ये चाहते हैं
एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो सपना था कि भारत के अंदर सभी बच्चे मुक्त रूप से शिक्षा प्राप्त करें, आगे की ओर बढ़े, तो ये जब चीज़ खत्म होगी ना, बाल मजदूरी, ये सारी चीज़ें, तब जाकर इनका सपना जो होगा वो साकार होगा और बच्चे शोषण मुक्त होंगे। फिर है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति क्या है, देखिए भारतीय समाज पुरुष प्रधान है ना, पुरुष प्रधान है, घर में पुरुषों की ज़्यादा चलती है, महिलाओं की थोड़ी सी कम चलती है। ये थोड़ा उल्टा है लिखा इसमें, घर में ऐसा नहीं होता। पर्दा, दहेज जैसी प्रथाओं से महिलाओं की स्थिति कमजोर हो रही थी, लेकिन अब तो अलग ही है। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि पर्दा बहुत जरूरी होता है, दहेज ली जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। संविधान द्वारा क्या कहा गया है, समान वेतन, आजीविका के अवसर, प्रस्तुत अवकाश, शिक्षा और सम्मान की गारंटी दी जानी चाहिए, पुरुष के बराबर, जितना पुरुष को मिलेगा उतना ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। दहेज, सती, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर रोक लगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिका में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। तो महिलाओं की बात थी तो कहीं से भी घुसा दिया, तो ये वहां से घुसा लिया, पंचायतों से ले लिया इन्होंने सीधा, ठीक है। अब आगे, नीति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब इसकी आलोचनात्मक क्या है, देखिए आलोचनाएं किन आधार पर की जाती है नीति से। इन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा गया, न्याय योग्य नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं, मतलब किसी को मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, फिर भी लोग करते हैं ना, है ना। महत्व क्या होता है, ये सरकार के लिए ध्रुव तारा है, जनमत का दर्पण है, प्रस्तावना की आत्मा है। लागू किए गए प्रमुख कदम क्या है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, औद्योगिकरण और हरित क्रांति, बैंक और बीमा का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, जन वितरण प्रणाली, समान वेतन, पंचायती राज व्यवस्था, खादी और ग्राम उद्योग, संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग। सभी सिद्धांत अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाए हैं। ये सारे जो सिद्धांत है ना, ये सारे सिद्धांत नीति निषेध के थ्रू लागू किए गए हैं, लेकिन अभी सारे लागू नहीं किए गए हैं, तो ये इसकी एक आलोचना है, ठीक है ना। अब आगे है मुख्य बाधाएं क्या है इनके, देखो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है, संसाधनों की कमी, जन जागरूकता का अभाव होता है इसके अंदर। तो ये भी एक मुख्य बाधा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होती है लोगों के अंदर, राजनीति में भाग नहीं लेते, संसाधनों की कमी होती है, और जन जागरूकता का अभाव, मतलब लोगों को पता नहीं रहता कि क्या होता है क्या नहीं होता नीति सिद्धांत में, ठीक है। और मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांत में क्या अंतर होता है, देखिए मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, ठीक है ना, ये न्याय योग्य नहीं है। इसके लिए अगर कोई कुछ सम्मान नहीं कर रहा है किसी का, या किसी सही से बात नहीं कर रहा, तो आप जाके केस नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है, ठीक है। नकारात्मक प्रकृति होती है, इसमें सकारात्मक प्रकृति होती है। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है ना। और दोनों में संबंध क्या है, दोनों मिलकर कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, जनता अंतिम स्वीकृति देती है, पालन न करने वाली सरकार को जनता सत्ता से हटा सकती है। संविधान ने दोनों में संतुलन स्थापित किया है, ठीक है ना, मतलब नीति सिद्धांत में और मौलिक अधिकार के अंदर संविधान ने क्या करा है, सहयोग स्थापित किया है। आगे मौलिक कर्तव्य, अब बात होगी मौलिक कर्तव्य की। अभी तक बात चल रही थी नीति निर्देश सिद्धांत की, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। 1950 के संविधान में कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसी में संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, भाग 4A अनुच्छेद 51A में। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये न्याय योग्य नहीं है, इसे चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है। अब देखो कुछ मौलिक कर्तव्यों की सूची, जैसे संविधान, ध्वज और राष्ट्र का सम्मान करना, है ना, संविधान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, स्वतंत्र आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा और महिलाओं का सम्मान करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है ना। ये है हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो हमें करना चाहिए अपने मन से, ठीक है ना। और नहीं भी करोगे तो कोई तुम्हें बोलने आएगा नहीं, है ना। अब देखो आगे, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या है, आलोचना, न्याय योग्य नहीं होता ये, ठीक है ना, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, कोई मानेगा नहीं मानेगा उसकी मर्जी है। कई कर्तव्य अस्पष्ट है,
व्यवहारिक कठिनाइयाँ, ठीक है, काम करने में मुश्किल आती है। फिर भी महत्व है। नैतिक मार्गदर्शन, आचार संहिता का कार्य, न्यायालयों ने इनका उपयोग किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, महिलाओं की गरिमा के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए इन्हें केवल आदर्श घोषणा कहना उचित नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके मौलिक कर्तव्य थे और वो नीति निधि सिद्धांत थे, ठीक है ना। बस इन दोनों में से ज़्यादा आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उससे ज़्यादा का ये चैप्टर बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसके नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा नोट्स का तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डेली एक क्लास आपको आएगी।